चार जेठानी वाले अमीर ससुराल में गरीब देवरानी की पहली होली। 1 मिनट रुको सोनल, अभी कलश को मत गिराओ, मैं पहले जरा तुम्हारी आरती कर दूं। जी। वाह, कितना बड़ा घर है मेरा, और साथ ही मेरी जेठानियां भी आदत से अच्छी ही लग रही हैं। लो, हो गया आरती। अब तुम इस कलश को पाँव से गिराते हुए अंदर आ जाओ। शिखा, जाओ तुम महावर की थाल उठा लाओ। श्वेता के बोलने पर उसकी देवरानी शिखा महावर की बड़ी सी थाली को उठाकर ले आई, जिसके बाद अपने पांव से कलश को गिराते हुए सोनल घर के अंदर आ गई। सोनल के आज ही कामिनी के परिवार में उसके सबसे छोटे बेटे के साथ शादी हुई थी। सोनल के ससुराल में उसकी 4 जेठानियां थी। चारों ही बड़ी बहुएं अमीर घरों से आई हुई थीं, जबकि सोनल गरीब परिवार की थी। अच्छे से गृह प्रवेश के बाद सोनल घर के अंदर आई, जहां 1 मिनट रुको सोनल, ऐसे हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। सही कहा। क्या हुआ? क्यों आप लोग मुझे अंदर नहीं जाने दोगे? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे सोनल, तुम तो डर गई। हम तो बस तुम्हें इसलिए रोक रहे थे क्योंकि हम तुम्हारे लिए ये तोहफा लाए थे। बहुओं, तुमने तो मेरी भोली सी बहू को डरा ही दिया। ये हम चारों जेठानियों की तरफ से तुम्हारा शादी का तोहफा, इसे रख लो। सोनल ने मुस्कुराकर अपनी जेठानियों से अपनी शादी का तोहफा ले लिया, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। आज सोनल की पहली रसोई थी। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या बनाया है मेरी बहू ने अपनी पहली रसोई में? माँ जी, मैंने बनाए हैं वेज कबाब, साथ में रायता, पूरी सब्जी और हलवा। भाई वाह, मेन्यू ही इतना अच्छा बनाया है। बहू ने तो चखने से पहले ही शगुन दे रही हूँ। ये ले बहू, ये मेरे घर का खानदानी हार है। पहले ये मैंने श्वेता को दिया, फिर शालिनी को, फिर शिखा को दिया, उसके बाद श्रुति को, और अब तुझे दे रही हूँ। शुक्रिया माँ। बस माँ जी के तोहफे से ही खुश हो गई, हमसे तोहफा नहीं चाहिए। जेठानी जी, आपसे तोहफा? आप भी मुझे तोहफा देंगी? हम सभी तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आए हैं, लेकिन हम तो खाना चखने के बाद ही देंगे। मेरी जेठानियां भी मेरे लिए तोहफा लाई हैं। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं जेठानी जी, बस मैं तो सोच रही थी कि आप भी मेरे लिए तोहफा लाई हैं, जबकि आप तो मेरी ही तरह इस घर की बहुएं हैं, और तोहफे तो बड़े लोग देते हैं। किसने बोला? अरे तोहफे तो घर वाले देते हैं, बड़े या छोटे नहीं। हम अपनी खुशी से तुम्हारे लिए तोहफे लाए हैं सोनल। श्वेता की बात सुनकर सोनल मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में सभी ने एक एक कर सोनल के बनाए हुए सभी पकवान खा लिए, जिन्हें खाने के बाद चारों जेठानियों ने सोनल को तोहफे दिए। भाग खुल गए मेरे, तो कितना अच्छा ससुराल मिला है। यहाँ सभी मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं शादी से पहले बेवजह डरती थी कि मेरी 4 जेठानियां होंगी, जबकि ये चारों तो मेरी बहनों जैसी हैं। सोनल तोहफे पाकर बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने खुशी खुशी घर के सभी काम संभाले। अब सोनल की शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। इस 1 महीने में सोनल अपने परिवार से खूब मिलजुल कर रही थी, और अब होली आने वाली थी। होली आने वाली है, लेकिन मेरे ससुराल में तो मुझे कोई भी होली के लिए एक्साइटेड ही नहीं लग रहा। आज नीचे जाकर मैं भाभियों से बात करूंगी। सोनल ऐसे ही सोचते हुए नीचे गई, जहां हॉल में उसकी चारों जेठानियां और सास बैठी हुई थी। अरे सोनल, आओ आओ। आ रही हूँ शिखा भाभी। आप लोग क्या बातें कर रहे हो? होली के बारे में बात कर रहे हो क्या? होली के बारे में क्या बात करेंगे हम बहू? ये क्या, आप लोग तो होली के लिए जरा भी एक्साइटेड नहीं हो, और यहाँ मैं हूँ जो होली के बारे में सोच सोच कर थक नहीं रही हूँ। पता है माँ जी, मुझे ना होली मनाना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं अपने मायके में भी 1 हफ्ते पहले से होली मनाना शुरू कर देती थी। अच्छा, तो बता कि तू कैसे होली मनाती थी। हम तेरी ससुराल में भी ऐसी होली मनवाएंगे। माँ जी, मैं सोच रही थी कि इस बार भी होली पर। बहू तू मत बोल, इस बार मैं सब कुछ बस सोनल की पसंद का ही करूंगी। तुम चारों की मर्जी का इस बार होली पर कुछ भी नहीं होगा। सोनल बहू नहीं है तो इस बार बस उसके तरीके से त्योहार मनाया जाएगा। जब तुम्हारा दौर था तब तुम्हारी मर्जी हो गई। कामिनी ऐसे बोलकर मुस्कुराने लगी। सोनल भी बस मुस्कुरा दी, लेकिन श्वेता, शालिनी, शिखा और श्रुति को उसकी बात पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उन चारों का ही मुंह बन गया, और वो अकेले में जाकर एक दूसरे से बोली, ये क्या बात हुई? 4 दिन नई बहू को आए हुए क्या हो गए? माँ जी ने तो हमें एक लकड़ी हाँक दिया। हम तो सोनल के साथ कितना अच्छा बर्ताव करते, लेकिन जरा उसे तो देखो, वो तो हमारी ही जगह हड़पती जा रही है। सही कहा। जो भी हो, मैंने तो सोच लिया है, मैं अब होली नहीं मनाऊंगी। चारों बहुएं ऐसे ही गुस्सा करते हुए अभी बातें कर ही रही थीं कि तभी कमरे के अंदर कामिनी और सोनल आई।
बहुओं, तुम सब यहाँ आ गई? मुझे होली के बारे में कितना कुछ पूछना था। जी भाभी, हम दोनों कैसे सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं? आप लोग यहाँ आ गई तो हम भी आ गए। अब बता कि सभी को होली पर क्या बनवाना है? सोनल सभी से काफी खुशी से पूछने लगी। उसको देखकर उसकी जेठानियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। अरे बताइए भी। तुम हमसे क्यों पूछ रही हो? इस बार तो होली पर सब कुछ तुम्हारी मनमर्जी का होगा ना। अरे बहुओं, जब त्योहार सभी का है तो फिर किसी एक की मर्जी से कैसे उसे मनाया जा सकता है? तुम चारों की भी बराबर मर्जी चलेगी। अब जल्दी से आओ और सब कुछ डिसाइड करो। कामिनी की बात सुनकर चारों बहुओं का दिल फिर से साफ हो गया। उन्होंने होली पर पहनने वाले कपड़ों और साथ ही पकवानों वगैरह हर चीज को डिस्कस कर लिया। देखते ही देखते होली का दिन भी आ गया। और हाँ बुआ जी, सभी शाम को होलिका दहन के लिए हमारे घर आ जाना। बहू, सभी को न्योता दे दिया है ना तूने? जी माँ जी, सभी को दे दिया है। माँ जी, मैंने शाम को होलिका दहन पर खाने के पकवान भी बना दिए हैं। अच्छा है बहुओं, वैसे अब बस कुछ देर बाद शाम हो ही जाएगी, तो तुम भी नहा धोकर तैयार हो जाओ। कामिनी की बात सुनकर सभी बहुएं तैयार होने को चली गई। कुछ ही देर बाद रात हो गई, जहां सभी ने मिलकर होलिका दहन किया। कैसा लगा आपको सारा अरेंजमेंट जीजी? बहुत ही अच्छा है कामिनी जी। सच में आपने अपने घर के ग्राउंड में ही होली का इतना अच्छा इंतजाम किया है कि बस मजा ही आ गया। कल को रंग खेलने भी आप सभी वक्त से आ जाना। यहीं इसी जगह में हम लोग रंगों वाली होली मनाएंगे। कामिनी ने सभी मेहमानों को रंगों की होली खेलने का भी न्योता दे दिया। बस फिर क्या था, ऐसे ही अगला दिन भी निकल आया। और अरे वाह, हम सभी इन सफेद सूट में कितने अच्छे लग रहे हैं। वो तो है। वैसे सोनल, तुमने बाहर जाकर होली खेलने का अरेंजमेंट देखा? हम लोगों ने किसी तरह से सारी तैयारी की है। नहीं तो मैं देख कर आती हूँ। सोनल ऐसे बोलकर बाहर देखने को गई। बाहर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चारों जेठानियों ने अपनी देवरानी के लिए होली का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट करवाया था। उन्होंने अपने गार्डन में होली के बड़े बड़े टब रखवाए जिनमें रंग घुला हुआ था। बड़े बड़े टेबल थे जिन पर लाल, पीले और गुलाल जैसे रंग रखे हुए थे। अभी सोनल सब कुछ देख ही रही थी कि तभी पीछे से श्रुति आई और बुरा ना मानो, होली है। अच्छा तो ये बात है। रुको भाभी, अभी मैं आपको भी गुलाल लगाती हूँ। सोनल ऐसे बोलकर हाथों में गुलाल भरकर श्रुति के पीछे भागी, लेकिन बीच में ही कामिनी आ गई जिसने भी सोनल को रंग दिया। बुरा ना मानो, होली है। ये क्या माँ जी? अब रुकिए, आप दोनों नहीं बचेंगी। बचोगी तो अब तुम मुझसे नहीं। सभी ऐसे ही एक दूसरे पर रंग मारने लगे। कुछ ही देर बाद सभी मेहमान भी होली खेलने आ गए। काफी देर तक सभी ने खुशियों के रंग हवा में उछाले और फिर कुछ देर बाद माँ जी और बाकी सब, चलिए अब होली खेलते खेलते काफी देर हो गई है, तो अब सभी कुछ खा लीजिए। मैंने सारे होली के खास खास पकवान बनाए हैं। आ जाओ भाई, सभी आ जाओ। मेरी बहुओं के हाथों के पकवान चखो, मजा आ जाएगा। कामिनी के बुलाने से सभी मेहमान खाना खाने को आ गए, जहां सभी ने आराम से होली के पकवानों को एंजॉय किया। कोई भांग पी रहा था तो कोई ठंडाई। सभी ने ऐसे ही खाना एंजॉय किया और उसके बाद फिर से खूब सारे रंगों से होली खेली। सभी तरफ खुशियों के रंग बिखर रहे थे। ये मेरी जिंदगी की बेस्ट होली है, सबसे ज्यादा बेस्ट। हैप्पी होली। अरे बहू, और कितनी देर लगेगी एक पराठे बनाने में? जल्दी ले आ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं सबके। जी जी लाई ताई जी। हे भगवान, कैसे भूखे लोग हैं, सब्र नहीं है किसी में भी। अब क्या मैं खुद चूल्हे पर चढ़ जाऊं? तवा गर्म हो तभी तो पराठे बनेंगे। कैसे पेटू लोग के खानदान में शादी हो गई है मेरी। हाँ, आखिरकार परिधि महज एक पराठा बनाने पर भी इतना भड़की हुई है, और उसके ससुराल में मौजूद इतने सारे लोग कौन हैं? सारा मसला समझने के लिए आइए देखते हैं कहानी के पिछले भाग से। ये लीजिए मालती बहन, लड़के वालों की तरफ से शादी का पहला न्योता। लड़की वालों को शुक्ल पक्ष की तिथि निकाली है विवाह के लिए। सारी तैयारी तो हो गई ना? जी पंडित जी, सारी तैयारी हो गई, लेकिन लड़के वालों की तरफ से कितने बाराती आ रहे, एक बार बता दीजिए। खान पान की व्यवस्था देखनी है। जी जी, ज्यादा नहीं, यही केवल 100 लोगों की बारात आनी है परिधि बिटिया के ससुराल वालों के यहाँ से। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पंडित जी झोला उठाकर बाहर आते हुए गहरी सांस भरते हैं। जब तक शादी नहीं होती इस राज को पर्दे में रखना होगा। कल के बाद तो खुद ब खुद पर्दा उठ जाएगा। अगले दिन परिधि के ससुराल वाले 100 लोगों को बारात लेकर आते हैं, जहां धूमधाम से परिधि संग प्रेम की शादी होती है। परिधि विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां सास पार्वती स्वागत करवाती है। आओ नई दुल्हन, अपने नए परिवार से मिलो। ये दादी जी, ताई सास का परिवार, ये चचिया सास और उनके बेटा बहू, तुम्हारी जेठानी, जेठ, ननद, उनके बेटा बेटी, सब हैं। कुल 100 लोगों से भरा पूरा जॉइंट ससुराल है तुम्हारा।
जैसे ही परिधि के सामने इस बात का भेद खुलता है कि ससुराल में 100 लोग हैं तो उस बेचारी की सांस अटक जाती है। हे भगवान, इतना बड़ा खानदान! मुझे तो लगा था ये सब लोग रिश्तेदार हैं। मेरे ससुराल में 5-6 लोग होंगे। 100 लोगों के जॉइंट ससुराल में कैसे एडजस्ट करूंगी? जहां ये सोच सोचकर परिधि परेशान थी, तभी ददिया सास मधुबाला देवी बोली, अरे ओ पोता बहू, खड़ी क्या है, चल चरण छू मेरे। जी दादी जी प्रणाम। बाकी के आशीर्वाद के तोरी अम्मा लेगी, चल सबके पैर छू। परिधि एक एक करके सबके पांव छूती है, जिससे उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है। जैसे जेठानी की बारी आती है तो वो बोलती है, बस बस रहने दो देवरानी जी, कहीं कमर में मोच ना आ जाए। भैंस की आंख, एक तो इन कुनबे जैसे ससुराल वालों के पैर छूकर मेरी कमर का कीमा बन गया, और ये जलकुकड़ी जेठानी अलग से चुटकी ले रही है। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगी मैं। जाओ परिधि बहू, आराम कर लो, सफर की थक गई होगी। थैंक गॉड इनको तरस तो आया। इसी तरह परिधि का उसके 100 सदस्य वाले ससुराल में पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन पहली रसोई की बारी आती है। परिधि जैसे रसोई में आती है, चारों तरफ भर भर कर 50 किलो वाले आटे और चावल की बोरियां रखी हुई थी, और खाना बनाने के लिए बड़े बड़े हांडी और पतीले भी थे। हे भगवान, ये रसोई है या अनाज का गोदाम? जहाँ देखो आटा चावल भरा हुआ, और ऐसे हांडे पतीलों में तो शादियों में हलवाई खाना बनाते। परिधि अभी खुद में बड़बड़ा ही रही होती है कि तभी पार्वती आती है। परिधि बहू, ऐसा करो, पहली रसोई में पूरी कचौरी, मटर पनीर, मिक्स वेज, दाल मखनी, रसमलाई, गुलाब जामुन और हाँ 3-4 किस्म की रोटी भी बनाना, जैसे कि मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी भी, क्योंकि ससुराल के मर्दाना लोग रोटी के शौकीन हैं। हाँ, मगर हमारे लिए बढ़िया बढ़िया खिला खिला मटर पुलाव और जीरा तड़का वाला चावल बनाना, हम लोग चावल की चटोरी है। जी बुआ जी। तरह तरह के खाने की फरमाइश देकर परिधि की सास, ताई सास बाहर चली जाती है। वहीं परिधि भड़कते हुए सब्जी काटने की शुरुआत करती है। सबने अपना अपना ऑर्डर तो ऐसे फरमा दिया जैसे 5 स्टार होटल में बैठे हैं। कैसे बेशरम लोग हैं। एक दिन की बहू पर 100 लोगों का खाना बनाने का जिम्मा थोप दिया। ये नहीं कि कोई आकर हाथ बटा दे। परिधि किलस कर कट्टा भरकर सब्जी काटती है और बनाना चालू करती है। हाँ, मिक्स वेज छौंक दिया है, पनीर भी फ्राई हो रहा है, तब तक मसाला पीस लेती हूँ। उसके बाद पूरी का आटा भी तो लगाना है। परिधि मसाला पीसने के लिए पूरी रसोई में मिक्सर छान मारती है, मगर मिक्सर नहीं मिलता। तभी ननद चंचल अंदर आती है। परिधि भाभी, सब लोग पूछ रहे हैं खाना बनाने में और कितनी देर लगेगी? हे भगवान, घर बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। भाभी आपने कुछ कहा क्या? हाँ, वो मैं पूछ रही थी मसाला पीसने के लिए मिक्सर कहाँ है? भाभी हमारे घर में मिक्सी नहीं है, वो दादी माँ को स्वाद नहीं आता, इसलिए सिलबट्टे पर मसाला पीसते हैं। यह सुनकर परिधि का और ज्यादा पारा चढ़ जाता है। वो किसी तरह सिलबट्टे पर मसाला पीसती है। माँ, मेरा हाथ कितना जल रहा है। जेठानी जी, ओ जेठानी जी, अंदर आना जरा। बोलो, क्या बात है परिधि? मैं सब्जी बना रही हूँ, आप जरा पूरी का आटा गूंथ दो प्लीज। कामचोर जेठानी अपना पल्ला झाड़ते हुए बोलती है। हरी नहीं, मैंने तो इतने महंगे नेल आर्ट करवाई है, नेल्स टूट जाएंगे, और वैसे भी पहली रसोई तुम्हारी है तो तुम ही सारा खाना अकेले बनाना चाहिए। मैंने भी अपने समय में खुद किया था, अच्छा लगता है, ताई जी बुला रही हैं। अंत में रोध होकर परिधि को अकेले ही 100 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। बेचारी कभी सब्जी बनाती, कभी पूरी तलती, और सबको परोस कर भी देती है। जहाँ कुछ लोग डाइनिंग टेबल पर खा रहे थे तो कुछ लोग जमीन पर पसरे हुए थे। वाह भाई वाह, बहू क्या शानदार खाना बनाया है तुमने। इतनी बढ़िया चटकदार मिक्स वेज बनाई है, मैं तो उंगलियां चाटता रह गया। आहा, सचमुच बहू, तुमने तो अकेले ही हलवाई फेल कर दिया। 10-12 और पूरी ले आओ। अरे बहुरिया, मुझको भी 1 कटोरी पनीर ले आना, और लच्छा पराठा भी। ऐसा बोलते हुए चाचा ससुर खट्टी डकार मारते हैं, जिससे परिधि गुस्से में लाल पीली होकर पांव पटकते हुए रसोई में जाती है। हे भगवान, इन सबका पेट है या कुआं? खाए जा रहे हैं। तब से कितनी ज्यादा खुराक इन लोगों की। हरे खाने वाले 100 लोग, बनाने वाली मैं एक अकेली बहू हूँ, और वो चाचा ससुर तोंद फटने को हो रहा है। फिर भी तब से गाय भैंसों की तरह चरे जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ से कहाँ मैं 100 लोगों की जॉइंट ससुराल में आकर फंस गई हूँ। ऐसे ही परिधि का उसके 100 सदस्य वाले जॉइंट ससुराल में हर दिन का सिलसिला जारी था। उसके सुबह होने से रात ढलने तक रसोई में ही बीती थी। ज्यादा लोगों के चलते ज्यादा खाना बनाना पड़ता, जिससे बहुत सारे बर्तन भी गंदे होते और सब कुछ उसे अकेले ही करना पड़ता था। अरे बहू, शाम ढल गई, चाय बना लो। अरे साथ में थोड़े चने दाल के पकौड़े भी बनाना पोता बहू, खाली चाय पीने से गैस बन जाएगी। दादी सास की बात सुनकर गुस्से में आंख बबूला होकर बर्तन घिसते हुए बहू कहती है, हाँ, खून पी जाओ सबके सब मेरा। अभी सुबह के बर्तन नहीं धुले और शाम की चाय का ऑर्डर दे दिया। हलवाइयों सी हालत हो गई है मेरी तो। एक दिन सुबह सुबह
आप सब लोग बता दीजिए आज नाश्ते में क्या खाएंगे। तभी रचना के दोनों बच्चे बोलते हैं, आलू के पराठे। हाँ चाची, आलू के पराठे बना लो आज। आलू के पराठे? नहीं 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 नहीं, ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। बच्चों, सुबह सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करना चाहिए। अरे बहू, बच्चों का मन है तो बना ले आलू के पराठे, इसी बहाने हम भी खा लेंगे। और वैसे भी आज का मौसम ठंडक भरा है, ऐसे ही मौसम में तो पराठे भाते हैं, क्यों चंपा? अरे हाँ बिल्कुल पप्पू जी। परिधि आज पराठे बना लो, मैं लंच में लेके जाऊंगा। और साथ में रायता और मिक्स वेज भी बना दो, अच्छा लगता है। बस तुम्हारी कमी थी मेरे पति देव, ऑर्डर फरमा दिया। पोता बहू, मेरे लिए आलू के पराठे मत बनाना, मुझे पचता नहीं, इसलिए मूली के पराठे बना और एकदम चुपड़कर मक्खन लगाना। जी दादी जी। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। सबसे ज्यादा तो इस ददिया सास ने मेरी नाक में दम करके रख दिया। पहले पराठा खाएगी, फिर चूर्ण खाकर पचाएगी। कैसे हपसी लोग हैं। परिधि रसोई में आती है और आते ही पराठे की तैयारी में जुट जाती है। एक तरफ आलू उबल रहे होते हैं और एक तरफ गुस्से में उबलते हुए खुद पर हाथ में आटा गूंथ कर वो पराठा बनाती है। तभी ससुराल वालों की चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है। अरे बहू, और कितनी देर लगेगी? एक पराठा बनाने में इतनी देर लगा दी, जल्दी ले आ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हे भगवान, कैसे भूखे नंगे लोग हैं, सब्र नहीं है किसी में भी। अब क्या मैं खुद चूल्हे पर चढ़ जाऊं? तवा गर्म हो तभी तो पराठे बनेंगे। जैसे ही परिधि घी लगे तवे पर पराठा डालती है, घी के छींटे उसके हाथों पर फपोले आ जाते हैं और गुस्से में वो न आओ देखती है न ताओ, भड़कते हुए बाहर आकर सबको सुनाती है। अरे बहू, तो खाली हाथ है, पराठा कहाँ है हमारे? बस मैं अब किसी के लिए कुछ नहीं बनाने वाली। ना तो आप लोग होटल में बैठे हैं, ना मैं हलवाई हूँ। अरे 100 लोगों के लिए अकेले खाना बनाऊं भी, परोस कर भी दूं। मैं चली अपने मायके अब। अरे परिधि, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? छोड़ो मुझे प्रेम जी, तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। बहू जले या मरे, सबको बस अपना पेट पहाड़ है। आखिरकार पूरा परिवार परिधि की परेशानी को समझता है और परिवार के कायदे नियम बदल जाते हैं। अब सब औरतें एक साथ रसोई में काम करती हैं, जिससे 100 लोगों के जॉइंट ससुराल वालों के लिए खाना बनाने का भार अकेली परिधि के सर पर नहीं आता है।